गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सतीश पराशर फिर से नई वीडियो के साथ। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने कर लिया था पावर्स के लिए। आज अपन उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.11 देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2.11। कल अपन ने जो घात वाला करा था उसमें एक फॉर्मूला आया था हमारे पास। वो क्या आया था, जैसे सपोज करिए z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r है। तो उसको अपन कैसे लिखते थे, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू, ये पावर जो है ना आगे आ जाती थी, ये हो जाता था डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस c के अंदर क्या आ जाता था, r डेल c अपॉन c। अब इस फॉर्मूले पे बेस एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि मान लीजिए z बराबर अपने पास दे रखा है, z इज इक्वल टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई c टू द पावर, c की पावर कुछ है नहीं तो 1 तो होती ही है, और d की पावर है 3/2। तो z में अपेक्षित त्रुटि आपको निकालनी है। अपेक्षित त्रुटि का मतलब होता है कि इसमें जो परिवर्तन है ना, डेल z अपॉन z अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इस फॉर्मूले से आप देखो, जैसे z बराबर ये था अपने पास, तो अपन ने डेल z अपॉन z निकाला तो क्या हुआ, ये p आगे आ गया था। फिर इसमें क्या था, डेल a अपॉन a कर दिया था। फिर b के अंदर भी जो पावर है वो आगे आ गई थी। फिर डेल b अपॉन b कर दिया था। वैसे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाइड में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। क्या आएगा बताओ, ये 4 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल a अपॉन a प्लस, फिर इसमें कितना आएगा 1/3, फिर डेल b अपॉन b प्लस c के अंदर तो कुछ है ही नहीं पावर, तो इसमें डायरेक्ट ही लिख देंगे अपन क्या, डेल c बाई c प्लस d के अंदर कितनी पावर है 3/2, तो डेल d बाई d। आ गई क्या बात समझ में। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है गुणा में। तो इसमें पावर क्या है 4, 1/3, इसमें 1, इसमें 3/2, तो लिख दिया अपन, ये आंसर है। समझ आ गई बात। ये जो है ये फॉर्मूला था जो कल अपन ने देखा था, उसका ये आंसर था। इसके अनुसार ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो नोट कर लो इसको। कौन से को बता दिया, बीच वाले को नहीं कर दिया, सही रुका ही नहीं तेरे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 2.12। 2.12 में देखिए क्या होगा, किसी सरल लोलक का दोलन काल दे रखा है आपको t बराबर। अब क्या होता है सरल लोलक, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। अपने को तो केवल अपना फॉर्मूला चाहिए। 2 पाई अंडर रूट आपको क्या दे रखा है, l अपॉन जी दे रखा है बेटा। आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है देखो, आपको दिया है l का मापित मान। l का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और जिसमें 1 mm तक की यथार्थ है, यानी डेल l का मान क्या दे रखा है 1 mm दे रखा है बेटा। और क्या दे रखा है इसमें, समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने में यह पाया जाता है कि लोलक के, तो टाइम कितना दे रखा है डेल t बराबर 1 सेकंड दे रखा है, और 100 दोलनों के लिए समय दे रखा है t बराबर 90 सेकंड। तो g के निर्धारित मान की यथार्थता आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है, डेल g बाई जी निकालना है आपको।
क्या निकालना है? डेल जी बाई जी। अब अपन जानते हैं कि देखो ये टी बराबर ये है, अगर डेल जी बाई जी निकालना तो पहले जी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी को इधर ले आएंगे, नीचे चला जाएगा। 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट का अपने को कोई मतलब नहीं होता, कांस्टेंट तो हटा के मानो आप। इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे पहले फॉर्मूला था अपने पास, z बराबर a की घात p और b की डिवाइड में मान लीजिए b की घात q है, तो इसको क्या लिखते थे अपन? डेल z अपॉन z बराबर ये p आगे आ जाता था, डेल a बाई a प्लस q डेल b बाई b होता था। तो इसको कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट तो हटा दो, डेल जी बाई जी अपने को निकालना है। डेल जी बाई जी निकालना है तो बेटा क्या होगा? डेल जी बाई जी इज इक्वल टू, कांस्टेंट तो हट ही गया, ऊपर क्या अपने पास एल, एल के ऊपर कोई पावर है क्या? नहीं है। क्या हो जाएगा? ये डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, प्लस टी का स्क्वायर यानी 2 है पावर, तो 2 आगे आ जाएगी। क्या लिख देंगे इसको? डेल टी बाई टी लिख देंगे। समझ आ गई बात? अब आपको डेल एल अपॉन एल और डेल टी अपॉन टी का मान दे रखा है। एल का मान तो ये रहा, डेल एल का मान ये रहा, डेल टी का मान ये रहा, टी का मान ये रहा। सब पुट कर देंगे और उस अपने को डेल जी अपॉन जी का वैल्यू निकालना। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है 20 सेंटीमीटर में है ना, तो या तो इसको भी एमएम में कन्वर्ट कर लो, दोनों सेम होने चाहिए। ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो ये एमएम में है ना, तो इसको आप सेकंड में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा? इस 10 का भाग दे दो इसमें, कितना हो जाएगा? 1/10 cm या फिर 0.1 cm। तो यहाँ इस 1 mm को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.1 cm कर सकते हैं क्या? समझ आ गई बात? अब पुट कर दो इसकी वैल्यूज। तो देखो डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल एल की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0.1। 0.1 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू कितनी है? 20। ओके, प्लस 2 डेल टी की वैल्यू कितनी बेटा? डेल टी की वैल्यू है 1 सेकेंड और टी की वैल्यू कितनी है? 90। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/200 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2/90। चलो सॉल्व करके बताओ फटाफट से इसको। अगर अपन इसको प्रतिशत में निकालें तो क्या होगा बेटा? 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में और निकाल लो। अगर मान लीजिए डेल जी अपॉन जी करें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये भी मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/200 गुणा 100 प्लस 2/90 गुणा 100। तो ये तो कितना हो गया बेटा? 100 से 2 जीरो से 2 जीरो तो 1/2 क्या होता है? 0.5 प्लस ये 0 से 0 उड़ गया और ये हो गया 20/9। 20/9 में भाग देंगे 9 का तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट, फिर से 20 आ गया, फिर 2, ऐसे 2 चलता ही रहेगा क्या? तो ये हो जाएगा 2 3 कर देते हैं इसको आगे, दोनों को जोड़ दो तो 2.23 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 37 और ये हो गया 2। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2.73%। लेकिन देखो प्रतिशत त्रुटि अपने को दे रखी है, इसमें जो संख्याएं होती है ना एक ही रखनी है अपने को, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये 2 संख्याएं अपने को हटानी है, केवल एक ही संख्या रहेगी इसमें। तो 2 संख्याएं हटाते हैं ना बेटा,
तो इसमें ये देखते हैं ये वाली जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कितनी भी संख्या हो आगे, आपको ये संख्या रखनी है तो इससे आगे वाली संख्या देखनी है। इसको हटाने का एक नियम है, अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। अगर ये संख्या 5 से छोटी है तो क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते। जैसे अभी 7 है तो 7 में क्या करेंगे, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना परसेंट आ गया इसकी एरर, 3%। मान लीजिए 7 की जगह ऐसे होता है 2.33, तो ये 3 होता है ना, तो 3 में कोई चेंज नहीं करते, कितना आ जाता है, 2% आंसर आ जाता है। फिर इसके बाद में एक नियम और होता है कि मान लीजिए इसकी वैल्यू हो 5, कितनी हो 5, तो 5 में 2 केस हो जाते हैं, फिर ये संख्या देखनी पड़ती है अपने को। ये संख्या अगर विषम है तो 1 जोड़ देंगे, अगर सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे अभी क्या है, ये सम है, सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, 2% हो जाती। लेकिन मान लीजिए ये संख्या ऐसे होती 3.5, तो अब ये विषम हो गई ना, तो इस 5 को हटाओगे तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4%। इसको बोलते हैं पूर्णांकन। इसका नियम भी अपन आगे सीखेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सर क्या क्या बता रहे हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इसका नियम भी आएगा पूर्णांकन के जो नियम है। एक तो ये होता है कि 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 है तो फिर 2 नियम है, क्या है, अगर विषम है तो 1 जोड़ देंगे और सम है तो कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर देखो ये 7 था तो 7 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3%। नोट कर लीजिए इसको। मटान दो, चालू कर दिया क्या, अरे यार देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना चलता है इतना कोई खास बात। सार्थक अंक, वैसे अपन पहले भी ले चुके हैं लेकिन दोबारा ले लेते हैं इसको। सार्थक अंक, सार्थक अंक का मतलब ये है, कोई भी अंक जो होता है ना उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं, मतलब कितनी जो उसकी संख्या है वो काम की हैं, कितनी बेकार, वो अपने को देखना होता है। जैसे कोई भी आपको संख्या लिखी हुई है तो उसमें कई बेकार होती है, कई काम की होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 0.300, अब इसके आगे कितनी भी जीरो लगा लो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, तो अब ये बेकार हो गया ना एक तरह से। तो वो अपन को देखना है सार्थक अंक। तो इसका कुछ नियम है। जैसे पहला नियम क्या है, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, सार्थक मानी जाती है। अशून्य संख्या कौन सी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसमें शून्य नहीं है तो सारी सार्थक मानी जाएगी। जैसे कोई नंबर आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 4938, अब सार्थक अंक चारों ही होंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी इसके सार्थक अंक, 4। 29 सार्थक अंक 2, 50 5139 सार्थक अंक 5। आगे क्या बात समझ में। तो जो अशून्य संख्या है वो सार्थक मानी जाती हैं। अगर बीच में शून्य संख्या आ जाए, यानी अशून्य के बीच में कोई शून्य घुस जाए बीच में, तो क्या होगी, वो भी सार्थक मानी जाती है। मतलब कैसे, रूल नंबर 2 क्या कहता है, 2 अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाली शून्य भी सार्थक मानी जाती है। समझ गए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ 10029,
अब यहाँ पे ये 2 जीरो आ रही है ना, ये भी सार्थक मानी जाएगी। तो कितनी होगा सार्थक अंक इसका? 101 सार्थक अंक 2। समझ गए? 1 0 0 0 0 0 0 0 कितनी हो गई? 3 2 5। बताओ कितनी हो गई? 5 तो जीरो ही हो गई और 2 अंक सर हो गया, तो 7 हो गए ना। समझ गए क्या? पहला नियम क्या है हमारे पास? सभी अशून्य संख्याएं सार्थक। अगर जीरो आ जाएगी अशून्य के बीच में, कोई शून्य आ जाए तो भी सार्थक। समझ गए बात को? तो देखिए अपने पास दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वाला था कि सभी अशून्य संख्याएं अपने पास सार्थक होती हैं, तो इसमें कोई भी शून्य नहीं आना चाहिए और यहाँ पर शून्य आना चाहिए। इसमें देखिए ये अपने पास 2 शून्य है और 3 अशून्य संख्या, तो 5 हो गया। यहाँ पर ये 3 होगा क्योंकि 1 शून्य है और 2 अशून्य है। और यहाँ पर कितनी शून्य है? 3 और 2 5 और 2 अशून्य है, मतलब 7 हो गया। अब इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं अपन। थर्ड नियम ये कहता है यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के दाईं तरफ तथा प्रथम अशून्य संख्या के बाईं तरफ सभी शून्य संख्याएं सार्थक नहीं मानी जाती है। बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है भैया, ये तो क्या है? यदि कोई संख्या एक से छोटी है, एक से छोटी संख्या हमेशा दशमलव से स्टार्ट होती है। एक से कोई छोटी संख्या एक से छोटी संख्याएं दशमलव से स्टार्ट होती हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ये कोई संख्या है अपने पास 0.0029, ऐसा कोई संख्या है। क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या एक से छोटी है, मतलब दशमलव से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं कौन सा होगा? ये वाला। ऐसे खड़े हो रहे हैं ना अपन, तो ये वाला दायां हाथ जिधर है वो दाईं तरफ और बायां हाथ जिधर है उधर बाईं तरफ। तो दशमलव के तो दाईं तरफ, और प्रथम अशून्य संख्या कौन सी है? ये वाली। ये भी अशून्य संख्या है लेकिन पहली वाली अशून्य संख्या उसके बाईं तरफ। मतलब कितनी जीरो हैं? जितनी भी जीरो हैं वो क्या मानी जाती हैं? सार्थक नहीं मानी जाती है। सार्थक नहीं मानी जाती है। तो बताओ इसका सार्थक अंक कितना हुआ? 0.0029 का सार्थक कितना हो जाएगा? 2। ये जीरो इसमें सार्थक में नहीं आती। कौन सी वाली? जो दशमलव के तो दाईं तरफ हो और प्रथम अशून्य संख्या के बाईं तरफ हो। इसके बीच में जो भी आ रही है जीरो, वो क्या मानी जाती है? सार्थक नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसा कब होगा? जब एक से छोटी संख्या होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, ये होता है 1.0029, तो एक से बड़ी हो गई ना ये संख्या। अब एक से बड़ी होगी तो ये जीरो क्या है? सार्थक मानी जाएगी। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 5 होगा, जबकि यहाँ सार्थक अंक कितना है? 2। समझ आ गई क्या बात? और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.0001 सार्थक अंक 1, 0.0201 सार्थक अंक। अब देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये वाला जीरो तो सार्थक अंक नहीं होगा
ये वाला होगा। ये कौन सा नियम है? सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है? दो अशून्य संख्याओं के बीच में 0 आ रहा है तो सार्थक होता है। समझ में आ रही बात? तो कितना हो गया इसका सार्थक? 3 हो गया। समझ आ गई बात? और देखिए 0.10001। अब यहाँ पर देखो इधर तो कोई 0 है ही नहीं, तो ये जितनी संख्या है उतनी सार्थक अंक 4। और देख लीजिए 0.0000101 3। तो नोट कर लीजिए आप इसमें क्या है इसका नियम। तो ये है अपने पास थर्ड नियम। देखो चौथा नियम और देख लीजिए इसका। चौथा नियम क्या कहता है बेटा? जो संख्याएं या इसको आप ऐसे कह दो, दशमलव वाली संख्याओं के अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सार्थक मानी जाती है। जैसे 0.10100, तो इसमें लास्ट की जो 0 है अपने पास सार्थक मानी जाएगी। ये बीच वाली है तो कितना हो गया सार्थक अंक? 3 और 3 6। लेकिन जिनमें दशमलव नहीं है उसमें लास्ट वाली 0 सार्थक नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसमें पॉइंट नहीं होता और ये ऐसे होती 10100, तो इसकी सार्थक अंक ये नहीं होते। कितना होता है इसमें? 4 होता है। ये अपन नेक्स्ट नियम में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।